अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। साल 2025 के बारे में बात की जाए तो दुनिया भर में बहुत सी तब्दीलियां आई, चाहे सियासी तौर पर सही, चाहे मईशत के हवाले से सही, या फिर ये कि ओवरऑल अगर हम डायनामिक्स को देखें, दुनिया भर की सियासत में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई। लेकिन पाकिस्तान के लिए साल 2025 इसलिए भी दिलचस्प साबित हुआ कि 2025 में ये प्रेडिक्शन की जाती रही कि पाकिस्तान की इकॉनमी किसी न किसी दिन डूब जाएगी। पाकिस्तान का IMF से जो मुआहदा होना है वो भी नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान IMF की शराइत पर भी पूरा नहीं उतरेगा। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से इस रीजन में बहुत कमज़ोर मुल्क है और एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है और दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान भारत तो क्या अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क का ज़ोर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो तमाम बातें थीं और ये तो मैं आपको इंटरनेशनली जो मफरूज़े गर्दिश करते रहे उनके ऊपर बात कर रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में भी ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस हुकूमत को खा जाएंगी। सबसे बढ़कर ये कि ये अपोजिशन अगर सड़कों पर निकल आए तो फिर हुकूमत के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें थीं जो ये साबित करती थी कि 2025 के अख्ताम से पहले ना तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद होगा और ना ही पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग और पाकिस्तान का सिस्टम। लेकिन इन तमाम चीज़ों को यकसर गलत साबित किया गया और बहुत से पैरायों में किया गया। और इसमें सिर्फ मस्बत पहलू यही नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने डिलीवर किया, पाकिस्तान के इदारों ने डिलीवर किया, बल्कि पाकिस्तान के अवाम ने भी दो बड़ी जंगें जो फेस की, उन जंगों में जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज और दिफाई इदारों के साथ पाकिस्तानी खड़े हुए, उससे पता ये चला और महसूस भी ये किया गया कि पाकिस्तान की कौम यकीनन एक पेज पर है। इस प्रोग्राम में आज के हम तफसीली बात करेंगे कि पाकिस्तान की अचीवमेंट्स क्या रही, पाकिस्तान से अगर कुछ गलतियाँ हुई भी तो पाकिस्तान के जो क्रेडिट पे चीज़ें रही, चाहे वो मईशत पे हो, चाहे स्पोर्ट्स पे हो, चाहे पाकिस्तान की सियासत में होने वाली तब्दीलियों पे हो, पाकिस्तान के सिस्टम पे हो, उन तमाम चीज़ों से हमने क्या सबक सीखा और 2026 के हवाले से हमारी तवक्कात क्या हैं। लेकिन आगाज़ हम मईशत से इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान की मईशत एक ऐसा मसला था जो कि 2024 के इंतखाबात के बाद डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था और हम इंतहाई बॉटम को टच कर चुके थे। और उसके बाद कहा यह जाता है कि जब आप बॉटम को टच कर लेते हैं तो उसके बाद आपने ऑब्वियसली ऊपर उठना होता है और पाकिस्तान की इकॉनमी ने ऐसा करके दिखाया। और IMF से मुआहदे के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ हुई और पाकिस्तान ने दरवाज़े खोले बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कहाँ पर हम खड़े हैं और 2026 में क्या कुछ हो सकता है। नंबर्स में तो बहुत कुछ अच्छा बयान किया जा रहा है लेकिन अभी भी एक तवील सफ़र बाकी है। इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कि हमने क्या खोया पाया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ ये कि मुशीर बराए वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं। इकॉनमी के ऊपर हम इनके तबसरे और तज़िये भी सुनते आए हैं। खुर्रम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि वैसे तो आपके पास एक सरकारी प्रोटोकॉल और एक ऑफिशियल स्टेटस मौजूद है, लेकिन अगर मैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप इस सेगमेंट में आपकी राय चाहूँ तो आप क्या समझते हैं कि 2025 में जो पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपके नज़दीक हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं और ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान की नुमाया कामयाबी या कामयाबियाँ आप क्या कंसिडर करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, जो 2025 का साल रहा ये स्टेबलाइजेशन का साल रहा है, नॉर्मलाइजेशन का साल रहा है कि मईशत को ट्रैक पे डालने का साल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2-3 साल बड़े कठिन गए हैं, बड़े मुश्किल गए हैं। एक आम आदमी के लिए बड़ा प्रॉब्लम रहा, महँगाई की शरह बहुत ज़्यादा रही और इस साल में महँगाई की शरह थमी है और 5% के करीब जो है महँगाई की शरह है इस वक़्त भी। और जो 30% चली गई थी और खाने-पीने की अशिया की शरह शरह जो महँगाई की शरह है वो तो 50% तक चली गई थी। तो एक तो इस महँगाई में जो है कमी आना, इस महँगाई में जो है ठहराव आना, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई और उसके लिए ऑफ़ कोर्स हमने बड़ी बड़ी जो है कुर्बानी दी है। बड़ा पेन हमने सहा है, एक आम आदमी ने बड़ा पेन सहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि महँगाई की शरह में कमी आ जाना और ना सिर्फ़ कमी आना बल्कि हिस्टोरिक जो है डिक्लाइन आया महँगाई की शरह में। अगर आप मार्च-अप्रैल का नंबर देखें, तो उसमें कमी आई। उसके अलावा देखें ओवरऑल जो है जो 3-4 साल पिछले गए, वो बड़े टफ गए। उसके बाद जो है, ये साल ऐसा रहा जिसमें आपको काफ़ी बेहतरी या पॉज़िटिव चीज़ें नज़र आईं। जैसे महँगाई की शरह का थम जाना, सेकेंडली आप देखें शरह सूद का आधे आधे से भी कम होना। फिर आपके यहाँ जो एनर्जी की कीमतें हैं, उसमें कमी देखने को मिली है और ख़ासकर जो है 60-60 रुपए, 75-75 रुपए का जो एक यूनिट हो गया था, वो ₹38 पे भी आया है। उसकी एडिशनल कंज़म्पशन की अनाउंसमेंट ये भी हुई कि ₹22
जो है एडिशनल कंजम्पशन पे 22 रुपए पर यूनिट होगा। उसके अलावा जो है टैक्सेशन में कुछ कमी की गई। सैलरीड क्लास में जो पहली स्लैब्स हैं उसमें कुछ कमी की गई, शुरुआत हुई एटलीस्ट, जो कि पिछले कई सालों से नहीं हो रही थी। और फिर उसके साथ साथ जो है जो जो गवर्नमेंट के अपने खाते हैं उनमें जो है खर्चों में इस्तेकाम देखा गया। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो कर्जजात हैं उसमें इस्तेकाम देखा गया, बहुत ज्यादा कर्जे नहीं लिए गए मईशत की जो है वो तनासब के हिसाब से। अगर आप उसके अलावा देखें कि टैक्सेस में कितना इजाफा हुआ, तो टैक्स टू जीडीपी यानी कि जो मईशत के तनासब के हिसाब से जो जो टैक्स था वो बेहतर हुआ, तकरीबन कोई 10.25% पे पहुंचा। उसके अलावा आप अगर बैरूनी कर्जजात की बात करें उसमें इस्तेकाम नजर आया। उसके साथ साथ आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ट्रैक पे रहा, अच्छे रिव्यूज हुए, अच्छे हमें टाइम पे अच्छे जो है वो फंडिंग मिली। फिर आपका सबसे बड़ा जो इंडिकेटर होता है किसी इकोनॉमी, किसी भी मैशत की, जो 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 सेहत का बताता है, वो बेसिकली आप ये बताता है कि जी आपके अकाउंट में डॉलर्स कितने हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की किटी है उसमें डॉलर्स कितने हैं, जिसे जिसे हम अंदाजा लगाते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं। तो वो एक वक्त था कि 4 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए थे, आज वो 16 अरब डॉलर पे हैं। टोटल रिजर्व्स अगर आप बात करें तो वो तकरीबन 21 अरब डॉलर पे पहुंचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ देखें इसको एक पैराए में देखें अगर, तो वो इस तरह से होता है कि जो इम्पोर्ट्स हम करते हैं, चीजें बाहर से जो मंगवाते हैं, वो हमारे पास 2 वीक्स के जो है ना उसके रिजर्व्स रह गए थे। आज हमारे पास 12, 13, 14 वीक्स के रिजर्व्स हो गए हैं, होने जा भी रहे हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, उससे कॉन्फिडेंस आया, एतमाद बहाल हुआ। फिर जो रेटिंग एजेंसीज थी दुनिया में जो मुल्कों को रेट करती हैं कि जी ये किस लेवल पे है अपनी मैशियत में, आगे किस तरह से मैशियत होगी, अपने कर्जे कैसे अदा करेंगे, उन्होंने बेहतरी की तरफ जो है हमें इशारा दिया कि ये इकोनॉमी अब बेहतर हो गई है, अब आगे जाते हुए पॉजिटिव इसका आउटलुक होगा, फ्यूचर इसका बेहतर है। उसके साथ साथ फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब ने भी कहा। फिर इंडिपेंडेंट सर्वेज आए, उसमें बहुत सारे सर्वेज ने जो है कंज्यूमर की तरफ से भी और बिजनेस की तरफ से भी बेहतरी के इशारे दिए। तो देखिए ये सब मिला के जो 2025 था उसने एक एक स्टेज सेट की है। अब यहाँ से रिफॉर्म्स हो रहे हैं एनर्जी में, प्राइवेटाइजेशन में। आप देखें पीआईए की जो है प्राइवेटाइजेशन हुई, बहुत 40 साल से जो है वो नहीं हो रही थी, अब जाके वो हुई। एक हिस्टोरिक जो है अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, सबके लिए, कि हमने इस एयरलाइन को दोबारा से जो है वो मतलब दोबारा से उसको रिवाइव करने के लिए हमने दिया है। और अब प्राइवेट सेक्टर उसको चला के अपनी ग्लोरी डेज पे दोबारा लेके जाएगा, जो आज भी वो डिजर्व करती है एयरलाइन। उसके साथ एविएशन सेक्टर पे काम हो रहा है। फिर प्राइवेटाइजेशन में मजीद आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में एसेट्स ऐसे आएंगे जो प्राइवेट जो है वो हाथों में जाएंगे और वो बेहतर होंगे। और उसके साथ साथ जो है पेंशन के रिफॉर्म्स किए गए हैं। उसके साथ साथ जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं उनके बोर्ड्स लगाए गए। ये सारे रिफॉर्म का प्रोसेस चल रहा है, ये नजर नहीं आता उस तरह से, पर इसके जो नताइज होते हैं ये जो है ये लॉन्ग टर्म होते हैं। तो इंशाल्लाह 26 का जो साल होगा, इस साल पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के बड़े नाम भी आए, जिसमें बीवाईडी है, जिसमें गनवर है, जिसमें अबू धाबी पोर्ट्स है, जिसमें गूगल ने पाकिस्तान में एंट्री की है। ये सारे नाम इस साल आए। ये भी फरमाएगा कि महंगाई के बारे में इस गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा साल ये दावा होता रहा कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन आपके ख्याल में ये कितनी कंसिस्टेंट रही होगी? क्योंकि लोगों को बज़ाहिर उसका फ़ायदा उस तरह महसूस नहीं हुआ, लेकिन नंबर्स में देखा जाए तो महंगाई में यकीनन कमी आई। और दूसरा, आईएमएफ ने कितना किरदार अदा किया? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि आईएमएफ के कहने के ऊपर इम्प्लीमेंट की गई, तो आईएमएफ का कितना रोल रहा इन तमाम पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में? जी देखें, मैं खासकर पीआईए की एग्जांपल देता हूँ कि पीआईए के अंदर जो है 2-3 चीजें ऐसी थी जो कि आईएमएफ के डिस्कशन के साथ हुई। उसके अंदर जो है टैक्स का इंसेंटिव था एक, कि इंपोर्ट के ऊपर जो है सेल्स टैक्स होता है, जहाज़ों के पुर्जों पे, जहाज़ों पे, लीज पे। और टिकट के अंदर जो है उसका कंपोनेंट नहीं होता, तो वो जो इन्वेस्टर होता है या जो भी इसको चला रहा होता है उसके लिए कॉस्ट बन रही थी वो टैक्स। तो वो हमने आईएमएफ के साथ डिस्कस किया। आईएमएफ सर ने ये कहा कि जी हम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है आपका, ये हमें मतलब अचीव करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ टैक्सेस ज्यादा हैं तो इन्वेस्टर जो है वो नहीं आएगा। तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज को अंडरस्टैंड किया, समझा, और फिर उन्होंने कहा कि जी इसको आप इनके लिए छूट दे दें, उसको हमने छूट दी। फिर और इस तरह की चीजें थी जिस पर हमने डिस्कशन। तो आईएमएफ की पूरी सपोर्ट रही है। और आईएमएफ ने साथ में जितने रिव्यूज हुए हैं उसमें बड़ा जो है अच्छा जो है उन्होंने अपना रिस्पॉन्स जो है हमेशा से दिया है। और आप देखें जितने भी रिव्यूज हुए हैं उसमें कामयाबी हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये जो क्लाइमेट का बहुत बड़ा चैलेंज है, माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को, उस पे भी आईएमएफ ने एडिशनल 1.2 अरब डॉलर जो है वो एलोकेट किए हैं। उसमें से $200 मिलियन
जो लास्ट ट्रांच थी इसमें आ चुका है पाकिस्तान के पास। तो देखिए आईएमएफ अपने अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, और ये जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है ये शुरू हुआ है, और साथ साथ जो है ये अशारिये बेहतर हुए हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, आज जीडीपी का नंबर कल इनफैक्ट रिलीज हुआ है फर्स्ट क्वार्टर का, जुलाई से लेकर सितंबर का क्वार्टर, उसके अंदर 3.71% ग्रोथ है, और ये पिछले साल के मुकाबले में 2.25% ज्यादा है। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो गई है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंडस्ट्रियल, ये जो सनतों का जो जो हिसाब लगाते हैं कि सनतों की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो वो ऑलरेडी 5% हो चुकी है 5 महीने में। और फाइनेंसिंग में भी जो है वो नंबर्स नजर आ रहे हैं कि लोग जो है, जो जो इन्वेस्टर है जो एक्सपेंशन कर रहा है, वो पैसे ले रहा है बैंकों से, क्योंकि शरह सूद नीचे आ गई है। तो देखिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का माहौल बन गया है। अब वो उसको हमने मजीद बेहतर करना है कि रिफॉर्म्स करें, खर्चे कम करें, टैक्सेस में कमी करें, एनर्जी कॉस्ट में कमी हो, ताकि ये जो एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, उसके साथ लोगों के लिए रोजगार है, तो वो बढ़े। उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल रहती है, और आपके पास जो है रुपया अगर स्टेबल है, और पिछले 15 महीने से रुपया स्टेबल है, इससे जो बाहर के सरमायाकार हैं उनका जो है बड़ा जो है एतमाद जो है बेहतर हुआ है, बुलंद हुआ है। तो आई थिंक ये चीजें कंटिन्यू होंगी 2026 में, तो आप मजीद इन्वेस्टमेंट देखेंगी पाकिस्तान इकॉनमी। लेकिन ये फरमाएगा कि आम आदमी अभी ये सवाल करता है कि अगर महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, रुपया मुस्तहकम हुआ है, डॉलर बढ़ना कम हो गया है, तो उसका फ़ायदा आम पाकिस्तानी को क्यों नहीं पहुंच सका? देखिए जी, अल्टीमेटली तो लोगों को ही फायदा होना होता है, ये सब जो काम हो रहे होते हैं, क्योंकि एक आम आदमी तक समरात इसके पहुंचते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक बड़ा स्लो प्रोसेस होता है इकोनॉमी। या मैं इसकी एक एग्जांपल देखता हूँ कि एक आम इंसान जो होता है, उसको अगर कोई कोई बीमारी लाहक हो जाए, या उसको कोई कोई कहीं वो जख्मी हो जाए, कोई एक्सीडेंट उसका हो जाए, तो वो फौरन होता है, उसके बाद उसको रिकवरी में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आपको कोई जख्म होता है तो आप उसको पहले जो है आप उसको उसको बंद करते हैं ताकि आपकी ब्लीडिंग रुक जाए, फिर उसके बाद उसका जो है वो कोई कोई तदबाब करते हैं आप, फिर वो ऐसा ऐसा हील होता है, रिकवर होता है, इसमें वक्त लगता है, फिर आप जाके सेहतमंद होते हैं। तो देखें ये इकोनॉमी का भी यही एक पूरा प्रोसेस होता है कि खराब होने में वक्त शायद इतना नहीं लगता, लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो ऐसा ऐसा अंदर से खराबी ला रहे होते हैं, लेकिन उसका एकदम से सडन बस्ट आता है, एकदम से मईशत खराब होती है, और फिर एकदम से हम जैसे दिवालिया की तरफ पहुंच भी गए थे 2022-23 की अगर आप बात करें। लेकिन उसके बाद आपने जो 2 साल एक पेनफुल एक रिकवरी पीरियड था वो आपने गुजारा है। आज आप इस पोजीशन में हैं कि आगे जाते हुए अब जो महंगाई, मैं शरह सूद की बात मैं सरमायाकारी की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाहात की बात कर रहा हूँ। ये दो वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी जो है ना आगे मईशत में रोजगार और महंगाई में कमी ये नजर आनी है, क्योंकि इसी के ये आउटकम्स होते हैं। तो इंशाल्लाह 26 में हम ये कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे, और कोई ग्लोबल ऐसी कोई शॉकिंग चीज ना हुई जिसमें हम ऑफ कोर्स आप ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो मुझे लगता है ये कि 26 का साल 25 से इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, और एक आम आदमी को उसके समारात नजर आएंगे। ये फरमाएगा कि साल 2025 में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि बेहतरी आई, क्योंकि आईटी है, ज़राअत है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बहुत से सेक्टर्स के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन आपको क्या लगता है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो इनमें से किस सेक्टर में ज़्यादा करने की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर फोकस किया गया? नहीं जी, देखें ज़राअत का और सनत का शोबा ये सब प्रायोरिटी एरियाज हैं। इसमें दो तीन डेवलपमेंट्स हैं जी। एक तो ये कि आप अगर लेटेस्ट नंबर्स देखें कि फर्टिलाइजर की सेल कितनी हो रही है, तो वो तकरीबन 5 महीने में जो जुलाई से नवंबर तक के नंबर्स हैं उसमें 11% का इजाफा है पिछले साल के 5 महीनों के मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ कि किसान जो है वो फर्टिलाइजर खरीद रहा है, इसका मतलब है आगे वो अच्छी फसल देख रहा है। और देखें सैलाब का भी एक हमें नहीं भूलना चाहिए कि सैलाब भी एक बीच में आया है, जिससे हमें थोड़ी तबाहकारी हुई है, जिसमें फसलें भी कुछ तबाह हुई हैं, कुछ लाइव स्टॉक भी हुआ है, कुछ जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। तो देखें होता ये कि तबाही तो अपनी एक जगह होती है, उसकी वजह से आपकी मईशत में फर्क पड़ता है, लेकिन उसके अगला जो पीरियड होता है ऑफकोर्स वो रीबिल्डिंग का पीरियड होता है, उसको तामीराती पीरियड कहते हैं। तो वो उसके अंदर आपके सीमेंट भी यूज होता है, उसमें फर्टिलाइजर भी यूज होता है, उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी ऐसी डिमांड फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं या ऐसे जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज होती है। तो इसमें एक तो ये कि इम्पैक्ट फाइनेंसिंग पे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने काम किया है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है सब्सिडाइज लोन के लें स्मॉल फार्मर्स के लिए जो है वो दे रहे हैं, जिसके अंदर फार्मर्स जो जमीन चाहे वो ओन करता हो या ना करता हो, छोटे कर्जे दिए जा रहे हैं। और वो बैंकों के साथ मिलके बड़ा अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बैंक से मिलके जो है वो प्लान किया है, मतलब ये वो शुरू हो चुका है। जरखेज जरखेजी कहते हैं उसको, जरखेज के नाम से हमने वो अनाउंस किया। उसमें छोटे
कारोबार को, छोटे फार्मर्स को जो है ना वो सपोर्ट किया जा रहा है कैपिटल, ताकि वो अपनी जो है वो फसलों को, वो अपनी ज़मीनों को जो है वो उस पे फसलें उगा सकें और फिर वो मार्केट का हिस्सा बन सकें। यहाँ पे सपोर्ट है। और फर्टिलाइज़र की ग्रोथ मैं कह रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र के जो नंबर्स हैं, सेल्स ग्रोथ उसमें नज़र भी आ रहा है, 11% ग्रोथ है उसमें। फिर सीमेंट की मैं बात करता हूँ, सीमेंट के अंदर तकरीबन 12% ग्रोथ है पहले 5 महीनों में, और लोकल खपत सीमेंट की ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ आ रही है। तो कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और फिर सनतें, सनतों में अगर आप देखें तो शरह सूद बहुत नीचे आ गया है, 10.5% पे इस वक़्त शरह सूद की जो पॉलिसी रेट है वो। तो इसके अराउंड जो है ना अगर आपको कर्ज़े मिल रहे हैं, सस्ते कर्ज़े मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि आगे अगर ग्रोथ है, सर्टेनिटी है, डायरेक्शन है, और साथ में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम हो रहा है, तो लोग अब इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। आप देखें, इससे भी अंदाज़ा लगाएँ कि जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर 16 नई कंपनियाँ जो है वो प्लान कर रही हैं कैपिटल रेज़ करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियाँ देख रही हैं आगे कि ग्रोथ आएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो आज से वो पैसा रेज़ कर रही हैं एक्सपेंशन के लिए। तो या तो वो बैंक से पैसा लेती हैं या जो है इस तरह के इक्विटी मार्केट से पैसा उठाती हैं, जो जितनी भी कंपनियाँ होती हैं। इससे इंडिकेशन आपको मिलती है कि आगे जाते हुए जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो, एग्रीकल्चर सेक्टर और ओवरऑल जो आपकी डिमांड ग्रोथ है, वो बेहतर नज़र आती है। लास्टली बताएगा कि 2025 में जहां पर हम खड़े हैं इकोनॉमी के लिहाज से, आप क्या आउटलुक देख रहे हैं कि अगले आने वाले साल में हमें किन किन शोबों में मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है? पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो फ्लोरिश कर सकती है, लेकिन इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि शायद कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है जो कि कभी भी आ सकता है साल 2026 के शुरू में। तो हमारी इकोनॉमी क्या इस हवाले से तैयार है? देखिए जी, जो ग्लोबल शॉक्स होते हैं उसके लिए तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो तो किसी वक़्त भी हो सकते हैं। आपने 2020 का जो कोविड का भी देखा आपने, 2019-20 का, तो वो भी एक दुनिया के लिए शॉकिंग था। 100 साल के बाद अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो भी आपके यहाँ जो है नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। बट जनरली लगता ये है कि ये जो 2025 का साल था इसमें जंगें ज़्यादा हुईं, और आई थिंक लोगों ने सबक सीखा भी है, चाहे रशिया, यूक्रेन हो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया हो, चाहे वो फिर जो है पाकिस्तान इंडिया का तो इतना जो है वो उस तरह से कंटिन्यूटी नहीं हुई, लेकिन ये इज़राइल की अगर आप देखें, फ़लस्तीन के साथ, फिर ईरान के साथ, और फिर यूएस की अपनी जो है वो प्रोटेक्शनिज़्म की एक पॉलिसी रही, उसने भी बड़ा जो है वो इकोनॉमीज़ को जो है ना वो चेंज किया रिलेटिवली, इकोनॉमिक जो जो लैंडस्केप है। तो ये सब चीज़ें तो देखें, ये चाहे वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, सप्लाई डिसरप्शन हो, प्रोटेक्शनिज़्म हो, ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है 26 में भी थोड़ा प्रिवेल कर सकती हैं। बट मेरे ख्याल में 25 से ये सबक लेके शायद 26 में उतने खराब हालात ना हो, ये बेस केस है, हो भी सकता है। बट पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान पिछले सालों में 2-3 सालों में ज़्यादा वल्नरेबल था, ज़्यादा जो है वो वीक था कंपेयर्ड टू टुडे, जो आज हम खड़े हैं। आज हमारे पास बेहतर रिज़र्व्स हैं, इंटरनल इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर हुई है, और हमारे यहाँ जो है कंटिन्यूटी, थोड़ी सर्टेनिटी बेहतर हुई है, पॉलिटिकल फ्रंट पे क्लैरिटी है, और जो है एक एका है, एक विलिंगनेस है रिफॉर्म्स करने के लिए। तो आई थिंक हमारे लिए रिलेटिवली एक बेहतर पोजीशन होगी बेस केस में 26 में जाना, और 26 में मुझे लगता है कि अगर दुनिया में जो है कोई ऐसे शॉक्स ना आए, या तो हम इंशाल्लाह एक ऐसी पोजीशन में होंगे जिसमें दुनिया हमारी तरफ देख रही होगी, क्योंकि हम एक इमर्जिंग स्टोरी होंगे और सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम शहजाद, सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं और मुशीर हैं बराए वज़ीर ख़जाना इकोनॉमी के हवाले से। और यकीनन पाकिस्तान के लिए इस वक्त इस साल का अख्ताम तो अच्छे नंबर्स पर हो रहा है, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि नंबर की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे। और एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहाँ पाकिस्तान ने मईशत में बेहतर परफॉर्म किया है, वहीं दिफाई लिहाज से तो हमने मैदान मार लिया, और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। इन वजूहत के ऊपर तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साल 2025 का अगर अहाता किया जाए और पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ कामयाबियाँ हासिल की, तो मेरा ख्याल ये है कि शुरुआत पाकिस्तान और भारत की जंग से होगी, और अख्ताम भी सही मायनों में पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियाँ हैं उनके ऊपर होना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया इकोनॉमी के लिहाज से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिहाज से। पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी, जो टर्मोइल से जिससे पाकिस्तान गुजरा था 2024 के इंतखाबात के बाद, बहुत सी चीज़ों में बेहतरी आई होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो इम्प्रूवमेंट नज़र आई वो पाकिस्तान की सिफारती महाज के ऊपर थी। देखिए, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान ने जो तमाम मफरूज़े थे पाकिस्तान की कमज़ोरी के हवाले से, उन तमाम बुतों को तोड़ा
और ये साबित किया कि पाकिस्तान किसी तौर भी भारत से कम नहीं है। और शायद यही वजह है कि हम अब अगर देख रहे हैं कि जिस रफ्तार से साल के अख्ताम पर इंटरनेशनल मैगजीन्स में आर्टिकल्स में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, वो सिलसिला अभी थमा नहीं है। लेकिन एक अहम और ज़रूरी अमल इसमें यह भी है कि इन तमाम पॉलिसीज़ की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार होनी बड़ी ज़रूरी है। और क्या 2026 में ये जो दुश्मन हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये क्या दोबारा पाकिस्तान को बदनाम या ख़राब करने की या पाकिस्तान की उस पोजीशन को वापस छीनने की कोशिश नहीं करेंगे? इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी गौर करने की बड़ी ज़रूरत है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है अक़वामी अमूर अहमद हसन अलअरबी। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये फरमाएगा कि हमने बहुत से प्रोग्राम्स में आपके साथ बात की, पाकिस्तान भारत की जंग की, और फिर जो अचीवमेंट्स पाकिस्तान के रही, अमरीका से ताल्लुकात बेहतर हुए, सऊदी अरब से हुए, ईरान के साथ बेहतर हुए, मतलब हमने हर महाज पर कोशिश की। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपके ख्याल में ये जो अभी इंटरनेशनली तमाम अखबारात में और मैगजीन्स में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, एक तो ये कि इम्पैक्ट कितना बड़ा इससे पड़ा, और दूसरा ये कि इन पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए हम काम कर रहे हैं क्या? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो मैगजीन्स के अंदर आप जिसका जिक्र कर रही हैं, दुनिया भर में हमेशा से साल के इख्तिताम के ऊपर जो जितने ये बड़े जरीदे हैं, यहाँ पे आप पूरे साल का जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस या इकोनॉमिक रिव्यू करते हैं, और अभी भी ये जो इन्होंने फॉरेन पॉलिसी रिव्यू किया है सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की उन कामयाबियों को जो पिछले एक साल में पाकिस्तान को मिली हैं। और पूरी दुनिया में अगर कोई एक मुल्क स्टैंड आउट करता है फॉरेन पॉलिसी डोमेन में, तो वो पाकिस्तान है। अब उसकी वो जो इस इन जरीदों के अंदर इस बारे में जो पाकिस्तान के बारे में लिखा गया है, वो ग्राउंड के ऊपर रूटेड है। मिसाल के तौर पर दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि मई के 10 दिनों को अगर आप देखें कि उन 10 दिनों से पहले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां पे खड़ी थी और उन 10 दिनों के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां पे खड़ी है। इतने शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा जो है राइज फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो आज तक इंसानी तारीख में मैंने नहीं पढ़ा या किताबों के अंदर भी नहीं देखा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त जो डायलेमा था, दुनिया की जो कुव्वतें हैं, जो दुनिया की ताकतें हैं, उनका डायलेमा ये है कि वो दुनिया की इस वक्त जो पोल्स इमर्ज हो रहे हैं, यानी यूएस एक पोल है, चाइना एक पोल है, रशिया एक पोल है, उन पोल्स के दरमियान में कैसे नेविगेट करना है। तो वो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक मॉडल दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान नेविगेट कर रहा है, उससे बेहतर आप इन 3 पोल्स के दरमियान में नेविगेट नहीं कर सकते। मिसाल, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अपनी तारीख के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के चाइना के साथ भी अपनी तारीख के बेहतरीन ताल्लुकात, और पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान इसी तरीके से नेविगेट कर रहा है। खूबसूरती पाकिस्तान की पोस्ट में फॉरेन पॉलिसी की यह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो जितना छोटा हो या बड़ा हो, वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बैकग्राउंड में नहीं है। सारे मुल्क इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंडिया बैकग्राउंड में। सो ये सारी जो चीजें हैं, ये जियोपॉलिटिक्स की जुबान में या इंटरनेशनल रिलेशंस की जुबान में इसको आप जियोपॉलिटिकल मिरेकल्स कहते हैं या मार्वल्स कहते हैं। तो पाकिस्तान ने वो अचीव करके दिखाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से अब कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी जब कौमें वो जिन्होंने दुनिया के ऊपर अपना इम्पैक्ट लेके आए, अमेरिका की आप बात करें तो वो पूरी दुनिया के ऊपर जब इम्पैक्ट लेके आए, तो उसकी एक आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिस्टिक मॉडल को लेकर वो अपनी एक्सपेंशनिज्म या पावर प्रोजेक्शन की तरफ जा रहा था। चाइना की अगर आप बात करें तो चाइना की अपनी एक आइडियोलॉजी, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी पावर पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट कर रहा है। की बात करें या सोवियत यूनियन की आप बात करें तो वो कम्युनिज्म को लेकर अपनी एक आइडियोलॉजी, अपने एक नजरिए को लेकर जो है वो दुनिया के ऊपर अपनी पावर प्रोजेक्ट कर रहे थे। पाकिस्तान एक नए पोल के तौर पे इस वक्त इमर्ज कर रहा है इस एनवायरनमेंट के अंदर, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा जंगें हैं, सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज हैं, एक्टिव वॉर थिएटर्स हैं। उस सिचुएशन में पाकिस्तान अपनी जो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है वो पीस और स्टेबिलिटी को लेके कर रहा है, जो कि बहुत रिस्की है। तो कायदे आजम की जो स्टेटमेंट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो उन्होंने 1947 में दी थी कि वी मस्ट सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू मेक पाकिस्तान अ बुलवॉक ऑफ इस्लाम विद आइडियल प्रिंसिपल ऑफ पीस विद इन एंड पीस विदाउट। सो पाकिस्तान ये जो चीज है ये पूरी दुनिया के लिए नायाब है। तो दीज प्राइमरीली आर द रीजंस के जिसकी वजह से पूरी दुनिया मजबूर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स को डिस्कस करने। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि ये तो एक हमने माजी में भी कोशिश तो यकीनन की होगी, लेकिन इस मरतबा सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ हुई, कुछ कुदरत का भी साथ था और दूसरा कुछ हमारी हिकमत अमली भी थी जिससे हम आज यहाँ पर खड़े हैं।
लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस वक्त भारत की सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी भी तौर अपनी वो खोई हुई इस पोजीशन वापस हासिल करना चाहेगा। हमने ऑस्ट्रेलिया का इंसिडेंट देखा, हमने दीगर इंसिडेंट देखे, हर जगह उसने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। उसके लिए हम कितने अलर्ट हैं, कितनी अटेंटिव हैं? और दूसरा ये कि जो अब कुछ महाज हमारे बाकी रह गए हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान के हवाले से भी कोई अभी क्लियर एक पॉलिसी तो मौजूद है लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं हुए हैं, उन चीज़ों के लिए पाकिस्तान की क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जो ये मल्टीपोलर जो हम डोमेन के अंदर एंटर कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर, जहां पे अमेरिका, चाइना, रशिया एक पोल है, उसी तरह मुस्लिम वर्ल्ड भी एक पोल है। और उसी तरह पाकिस्तान जिस तरीके से इमर्ज कर रहा है, पाकिस्तान इज इमर्जिंग एज अ पोल इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। दिस इज बिग। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर भी अपना पावर एग्जर्ट कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहा है। तारीखी तौर पर आप अगर देखें कि वो कौमें जिन्होंने ग्लोबली अपना इंपैक्ट क्रिएट किया है, उन पे क्या हमले बंद हो गए थे जब वो अपने अरूज पे पहुंची थी? तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अमेरिका पिछले 70 साल से सुपर पावर है। एक दिन के लिए भी अब ऐसा दिन नहीं रहा कि अमेरिका हालत जंग में ना हो। ऑटोमन्स 600 ईयर्स के लिए वो सुपर पावर थे दुनिया की। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो हालत जंग में ना, उनके ऊपर हमले ना हो रहे हैं। सो जैसे जैसे पाकिस्तान राइज करता जाएगा, हमारे दुश्मन भी बढ़ते चले जाएंगे और हमारे ऊपर हमले भी होते चले जाएंगे। सो जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया में आपने बात की कि इंडिया अपना वो खोया हुआ सारी साख जो है उसको वापस लेने बार बार अटैक की कोशिश करेगा। जी जी जी, बिल्कुल वो कोशिश करेगा, लेकिन कोशिश उसका कामयाब कब होगी? जब इंडिया के अंदर हिंदुत्व और सेफ्रनाइजेशन खत्म हो। सो वो हो नहीं सकती। तो लिहाजा उनकी जो वो साख पूरी दुनिया में तबाह हो चुकी है और जो उनकी अपनी इन्वायरमेंट इंटरनल उन्होंने अपनी क्रिएट कर ली है, आई थिंक उनके लिए बहुत मुश्किल है। स्पेशली जब 120 के करीब फ्रीडम मूवमेंट्स इंडिया में चल रही हैं, जिनको ताकत के जोर पे बंद करने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, और जितना जो एरोगेंस और जितना वो फैशिज्म लेके आ चुके हैं, तो उनके लिए तो मुश्किल है अपनी खोई हुई साख को वापस लेके आना। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान के ऊपर जिस तरीके का पाकिस्तान का स्टैंड है, जिस तरह हमने अपनी पावर को वहां पे प्रोजेक्ट किया और हमने एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है कि अब हम टीटीपी की सपोर्ट जो ये कर रहे हैं अफगान तालिबान, ये जो रजीम अफगानिस्तान के अंदर है, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप देख रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो ये 20 से 25 बैंड ऑफ गैंगस्टर काबुल के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, वो भी बैकफुट पे हैं। अभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके अपने अंदर जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ आ, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी ट्रेड बंद हो गई, हमारे रेफ्यूजीज वापस आना शुरू हो गए, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए। तो ये जो इस वक्त चंद लोग हुकूमत में बैठे हैं, वो तो उनका तो फायदा है, लेकिन अवाम जो है वो तबाह हो जाएगी अफगानिस्तान की। तो अफगान तालिबान के अंदर भी बहुत ज्यादा एलिमेंट जो है वो मौजूद है जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अफगानिस्तान की रजीम को। सो आप आने वाले दौर में पाकिस्तान जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, आप देखेंगी कि दे विल फॉल इन लाइन और वो पाकिस्तान की टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात और मामलात को ठीक करेंगे। ये जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद, क्योंकि इनके आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर का थ्रेट हमेशा रहता है और तालिबान के अंदर बहुत सारे कंटेंडर्स हैं जो चाहते हैं कि वो काबुल के ऊपर हुकूमत करें। तो वो जब ये देखते हैं कि हुकूमत जो इस वक्त रजीम पावर में है उस पर ऑलरेडी प्रेशर है पाकिस्तान की तरफ से और अवाम ऑलरेडी उनके खिलाफ जाती चली जा रही है, इकोनॉमिक टर्मोइल बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारा चांस है कि हम हुकूमत में आए। तो लिहाजा इस वजह से जो इंटरनल डायनामिक्स है अफगानिस्तान के, वही पुश करेंगे अफगान रजीम को या अफगान हुकूमत को कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। अच्छा, और बाकी जहां तक जी जी जी, माजरत आपकी बात काट रही हूँ जी, लेकिन मुझे ये फरमाएगा कि जहां तक आपने भारत की बात की, तो वो हमारा एक उसके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में पाकिस्तान की श्योरिटी है। हमें इस बात का इल्म है कि भारत जो है वो एक और सिंदूर 2.0 की प्लानिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करें और हम उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक फैक्चुअल बात ये बताऊंगा कि मई से पहले पाकिस्तान का जो भारत के साथ ताल्लुक, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा फोकस इंडिया पे था, लेकिन मई के बाद आपने देखा जिस तरीके से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अनफोल्ड हुई, पाकिस्तान हैज मूव्ड बियॉन्ड साउथ एशिया। पाकिस्तान अब रीजनल और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहा है। उसमें भारत भी एक एस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं कर रहा, हमारा हमसाया भी है। लेकिन भारत के साथ साथ पाकिस्तान की अब प्रायोरिटीज और भी बहुत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है, पाकिस्तान इज नॉट अ रीजनल प्लेयर। बिल्कुल, ये और मेरा ख्याल है कि ये जो अप्रोच हमने इस वक्त खोली है इससे बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो सकती हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में ये बड़ा आज हवाला दिया जाता रहा मनाजिर
मनाजिर का जो हमने अयाज सादिक साहब के देखे, खालिदा ज़िया साहिबा की जो इंतकाल के ऊपर वहाँ गए थे और उनकी मुलाकात जयशंकर साहब से हुई। वैसे तो ये 2-3 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन इसको बड़ा हाइप दी जा रही है भारत में भी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फिर एक आर्टिकल आता है और पूरा जो आर्टिकल है वो आरएसएस का अहाता कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह हिंदुत्व जो है वो भारत का बेड़ा गर्क कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो खुद भारत के पास भी अब पाकिस्तान से बातचीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपको क्या लगता है 2026 में वो शुरुआत भारत की तरफ से होगी या वही हठधर्मी की पॉलिसी बरकरार रहेगी? देखें, जो ये भारत की इस वक्त जो हुकूमत है वो चाणक्य के फॉलोअर्स हैं। चाणक्य ये कहता है कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको सामने से वार ना करो, उसको गले लगाओ और उसकी पीठ में छुरा घोंपो, और जब वो मर जाए तो सबसे पहले उसकी लाश पर भी खुद रो ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। ये माइंडसेट है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। उनको आपने, अगर पाकिस्तान पिछले 20 साल से कह रहा है हमसे मुज़ाकरात करें, आप जो दहशतगर्दी भेज रहे हैं वो खत्म करें, लेट्स टॉक अबाउट इट, आपकी टीटीपी आ रही है, बीएलए की जो दहशतगर्दी है वो हो रही है, लेकिन वो नहीं आपकी बात को सीरियस ले रहे थे। उन्होंने कब सीरियस लिया आपकी बात को? जब आपने उनके दांत तोड़े। मई के अंदर जब हमने अपनी हार्ड पावर को एक्सर्ट किया, जब एक थ्रेट ऑफ वॉर भारत के ऊपर आया, तो फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, हमने तो इनसे बात करनी है। सो आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगी कि बादल ना खास्ता ये पाकिस्तान से बात करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इसके पाकिस्तान का जिस तरीके का राइज है इस वक्त एशिया के अंदर, अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, दुनिया के लिए भी, तो वो भारत नहीं है, वो पाकिस्तान है। अब ये बात डाइजेस्ट करना पाकिस्तानियों, कुछ हमारे पाकिस्तानी है उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, तो आप सोचे भारतीयों के लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन एक रियलिटी है जिसके साथ आज नहीं तो कल सबको समझौता करना पड़ेगा, चाहे वो दुश्मन हो हमारे जितने भी बड़े। भारत का भी आप ये देखेंगी कि आने वाले टाइम के अंदर ये पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। इनका जो जो सरिया इनकी गर्दन में था वो खत्म हो चुका है, वो टूट चुका है। लेकिन ये दुश्मन हमारा ऐसा है, ये कोशिश भी करेगा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आना कम हो जाएगी। वो दोनों एस्पेक्ट्स को, वो जो चाणक्य की आइडियोलॉजी है उसी के ऊपर चलते हुए दोनों एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में है इनको समझने की और इनके साथ डील करने की। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अहमद हसन अलरब मौजूद है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। पाकिस्तान की पोजीशन 2023 के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से जो नैरेटिव अपनाया, भारत के हवाले से जो नैरेटिव अपनाया, अफगानिस्तान के बारे में जो हक़ाइक़ सामने रखे, वो शुरू में तो किसी को उस पर यकीन नहीं था, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें खुलकर पूरी दुनिया बोल भी रही है और पाकिस्तान की बातों को इंडोर्स भी कर रही है। ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अंदरूनी खाना सियासत का क्या हाल है, उसके ऊपर कुछ सियासी तज्ज़िया भी लेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ साल 2024 ने हमें एक नए इंतखाबात दिए, एक नई हुकूमत दी, वहीं ये भी ऐसा महसूस होता रहा इस पूरे साल में, यानी 2024 में जब इंतखाबात हुए थे, कि शायद ये हुकूमत ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रहेगी। बहुत से मसाइल आए, ख़ास तौर पर इकॉनमी से रिलेटेड मसाइल बहुत थे और सियासी तौर पर देखा जाए तो हुकूमत कमज़ोर नज़र आती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ साल 2025 में सिचुएशन कुछ कदरे बेहतर होनी शुरू हुई, आसार उसके नज़र आने लगे। सबसे बड़ा चैलेंज मईशत को पहले तो संभाला देना था, जो कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थी। बहुत सी चीज़ें हमने अचीव करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें बुनियादी तौर पर जो हाथ है वो IMF का रहा। IMF का एक लंबा चौड़ा एजेंडा था जिसको हमने फॉलो किया, चाहे बादल ना खास्ता ही सही, और उसको फॉलो करने के नताइज में हमें बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आई। खैर, एक लंबा सफ़र बाकी है। सवाल अभी पाकिस्तानी यही करते हैं कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार अगर कम हुई है और डॉलर जो है वो रुक गया है और रुपया मुस्तहकम हुआ है, तो महंगाई कम होने का फ़ायदा लोगों को क्यों नहीं हो रहा? अब ये सवाल अगर गवर्नमेंट से करें तो वो तो इसका जवाब देने से कासिर हैं, लेकिन मईशत के हवाले से जो तारीफ़ें हैं वो बैनुल-अक़वामी जरीदों में ज़रूर आ रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल हमारे सामने है। इसके अलावा भी बहुत से मैगज़ीन्स में पाकिस्तान की सियासी जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी तारीफ़ें हो रही हैं। तो देखा जाए तो पॉलिसीज़ की सिमत ज़रूर दुरुस्त है, लेकिन शायद नताइज के लिए कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन साल 2026 में हम क्या कुछ अखज़ कर सकते हैं नतीजा, इस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि अगला साल क्या कुछ ला सकता है। और कुछ गलतियां यकीनन हुकूमत से भी हुई होंगी इस साल में जो ख़त्म हो रहा है, और कुछ गलतियां अपोजिशन से भी यकीनन हुई होंगी।
कहाँ कहाँ पे सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता था और आगे चलकर किया जा सकता है, इसके ऊपर सेगमेंट में बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बड़ी सीजन पॉलिटिशियन है और हमेशा से हम उनकी बात जो होती है, ऑब्वियसली जो प्रेडिक्शंस भी उनकी होती हैं और जो एनालिसिस होता है वो बड़ा बर वक्त होता है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान भी है, साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 2025 को कंक्लूड करने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साल 2024 के इंतखाबात के बाद की जो सिचुएशन थी, जब 25 में एंटर हुए थे तो लग रहा था कि गवर्नमेंट नहीं चलेगी ज़्यादा अरसा, लेकिन आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने कौन सी स्मार्ट मूव्स खेली जिससे उनको बेहतर लगा कि पोजीशन जो है उनकी बेहतर भी हुई और कुछ स्टेबिलिटी भी आई मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको प्रैक्टिकली देखना पड़े, गवर्नमेंट के रेफरेंस से जो चीज एक पॉजिटिव है, गवर्नमेंट का तहर्रुक और कांस्टेंट एफर्ट जो है वो तो एक विजिबल चीज है और उसको आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि नेचर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है पाकिस्तान। थर्ड फैक्टर ये है कि ये मार्का हक का जो एक यहाँ पे मार्का हुआ, जिसके अंदर के जैसे पाकिस्तान के हमारे तो पुराने दुखों का भी उसमें से एक दावा हुआ। बिल्कुल, जो अंदर का दुख जो था, जो हमारे खानदानों से हमारे अंदर आ रहा था, हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस मौके के ऊपर पूरी कौम ने और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मिलके जो एक इकदाम उठाया, जिस तरीके से अपने से बहुत बड़ी कुव्वत को चैलेंज भी किया और किसी किस्म की इमेच्योरिटी और किसी किस्म की जो है शिद्दत पसंदी के बजाय हिकमत के साथ किया, और पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेटिक जो कोर है और पूरी की दुनिया की डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस भी किया, अपने फेवर में भी किया, और दहाइयों का जो काम था हमारे दुश्मनों का हमारे खिलाफ, उसको मलियामेट कर दिया। उसी में से जो अगली चीज निकली वो हमने ये देखा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर उसके पॉजिटिव असरात मुरतब करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन लॉन्च की गई इसमें। और इस वक्त जो हमारी मईशत है उसके दो बन चुके हैं इंजन्स। एक तो वो इंजन है जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है, एक इंजन वो है जो पाकिस्तान की अफवाज जिस चीज को पुश कर रही हैं। होता तो गवर्नमेंट का ही सब चीज हिस्सा होता है, लेकिन वो एक नया जो हमने एक एलिमेंट ऐड किया है कि हमारी एक्सपोर्ट्स हैं का एक सिलसिला शुरू हो गया है, और हमारा डिफेंस की जो सर्विसेज हैं प्लस जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की एक नई मार्केट जो है वो दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश हो रही है, और वो हमें होप्स दे रही है। फिर हमने जो अपनी माइंस और मिनरल्स की तरफ जो हमने एडवांस किया है, उसके पीछे भी जो हमारी मार्का हक वाली अचीवमेंट थी वो एक उसका एक कैरियर बनी है जो कि हमें आगे लेके गई है। इसी तरह से दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनके अंदर जो इज्जत और एहतराम अपने लिए कमा लिया है, जो उनकी अटेंशन हमने सीख कर ली है। और इसको देखें, एक वक्त था कि हम मिडिल ईस्ट की तरफ जो है सिर्फ कशकोल लेके जाया करते थे। बिल्कुल। हम जब उस तरफ जाते हैं तो हम इज्जत के साथ जाते हैं, और जो चीज हम ऑफर करते हैं वो सिक्योरिटी सर्विसेज हम उन्हें ऑफर करते हैं, जो कि हमारा वैसे ही एक ख्वाहिश भी होती है कि हम अपने भाइयों के काम आए। और अपने सऊदी अरब के रेफरेंस से जो एग्रीमेंट हुआ है वो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसको आप फॉरेन ऑफिस की भी है, उसको फील्ड मार्शल साहब की अचीवमेंट भी कह सकते हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो पॉजिटिविटीज हैं उनकी तो भी एक बहुत बड़ी लाइन है। लेकिन दुरानी साहब सर, लेकिन मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, इसी पे एक ज़िमनी सवाल कि आपके ख्याल में ये जो अभी इंटरनेशनली इतने आर्टिकल्स लिखे गए, इसमें हमने मिलिट्री पॉलिसी जो हमें एक शिफ्ट आया है सिफारती मतलब फॉरेन डिप्लोमेसी के महाज पर, उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उसमें फील्ड मार्शल का किरदार भी रहा, लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसमें किरदार अदा किया। आपके ख्याल में, आपने तो बड़ी हुकूमतें देखी
हैं। ये बड़ा एक मसला होता था कि हमारी जो अफवाज होती थी वो कभी हुकूमतों के साथ एक पेज पर नहीं होती थी ऐसे महाजों के ऊपर, लेकिन इस मर्तबा ये जो एक यूनानिमस एक हम लाइन लेके चले हैं, उसी की वजह से आज इन तमाम कंट्रीज़ में दोनों ही शख्सियात की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की भी और फील्ड मार्शल की भी। ये इम्पैक्ट कितना ज़रूरी था सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये हम तो अपने अपोजिशन वाले दोस्तों को भी यही समझाते हैं, हुकूमत और अफवाज, इसका एक वर्ड पीछे भी यूज होता है जी, एक पेज पे है, एक पेज पे, पेज नहीं होते। ये डिफरेंट बुक्स हैं। गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत है जिसके अंडर सब आते हैं। अफवाज जो है वो खुद एक इदारा है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर इस चीज का एहसास कर लिया जाए कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो सबकी हैं, पूरी कौम की हैं, और आपने मार्का हक में देखा कि उन्होंने एक कोई कौम का सेगमेंट ऐसा नहीं था जिसने अपनी अफवाज के पीछे खड़े होके एक मजबूत पुश्तीबानी ना की हो। लेकिन यही एस्पेक्ट जो है इस वक्त हुकूमत ने भी पूरी एफर्ट के साथ, उस पर बहुत ज्यादा इतराजात भी होते रहते हैं, बहुत बातें भी लोग करते हैं, लेकिन समझता हूँ कि वजीर आजम साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसके अंदर कि वो इस तासुर को कायम रखें और इस तासुर को आगे बढ़ाएं कि हम मुकम्मल तौर पर अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक ही सिमत के अंदर एक दूसरे की मुआवनत के साथ आगे बढ़े। देखें, अब ये साल का आखिरी एंड है, मैं पॉलिटिकल बातों से ज्यादा इस वक्त को हमें उन एरियाज की तरफ लेके जाना चाहिए जो हमारी अचीवमेंट के एरिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी बताएं। जी जी, अच्छा दुरानी साहब सर, लेकिन ये तो एस्पेक्ट अपनी जगह, ये बात सही है कि जब ये इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन हुई थी तो तमाम इख्तलाफात से हट के सब एक पेज पर थे। लेकिन सर मैं अगर इख्तलाफात पर आऊँ तो आपके ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट ने एक से ज़्यादा मरतबा अपोजिशन को कहा है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले कुछ अरसे में 3-4 बार बात की है मुज़ाकरात की। अब ये कितना ज़रूरी है सर कि 2026 में अपोजिशन और गवर्नमेंट में एक बातचीत हो और एक हेल्दी अपोजिशन की तरीके से मामलात आगे चलें? ये कितना ज़रूरी है कि डायलॉग जो है वो किया जाना चाहिए और दोनों तरफ से, इससे सिस्टम कितना स्टेबल होगा? देखिए, मैं आपको जो बात अमूमी तौर पे लोग नहीं कर रहे, लेकिन मैं बिल्कुल बहुत एतमाद के साथ और बहुत नॉलेज बात कह रहा हूँ कि इस आखिरी महीने के अंदर 3-4-5 ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हुई हैं जो तकबील में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती हैं। पहली जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर है वो ये है कि केपीके की जो हुकूमत है, सुहेल जो सीएम जो हैं, उनकी और वहाँ पे जो हमारे कौमी इदारे हैं उनके दरमियान एक बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो टकराव की कैफियत थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वहाँ टकराव होगा, गवर्नर राज होगा, ये होगा, इसके बजाय हर किस्म के ताउन को आगे बढ़ाने की सीबीएम जो है वहाँ दोनों के दरमियान हुई है। दूसरा जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको अभी एक नेगेटिव तरीके से छोटी जी यहाँ रोक दिया वहाँ रोक दिया, मैं समझता हूँ कि सीएम केपीके का लाहौर का जो दौरा था ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान एक बहुत, पीपल्स पार्टी नहीं पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर थी जिसके अंदर के पंजाब की हुकूमत ने और मुझे इल्म है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया ताकि ये सीएम केपीके आए, उनका एक प्रोटोकॉल प्लान बना, बजाय इसके कि सड़कों पे खंसके खोद दी जाती और उन्हें रोक जाती। वो यहाँ या छोटा मोटा वो तो शादियों के अंदर भी कोई साइड पे ट्रे गिर जाता है, कुछ हो जाता है, क्यों ना हम इकट्ठे होके खड़े हो जाए, यहाँ तो हम इकट्ठे हो सकते हैं। और कोई ऐसा होता भी नहीं है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा कोई अख्तियार हो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं जिनका कि एक लिमिटेड यूटिलिटी लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सियासतदान भी हैं, और मुस्तक़बिल करीब में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं मुमकिन तौर पर, उसके ऊपर
ख़ासी गुफ्तगू सैर हासिल कर रहे थे। लेकिन यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत हो या पाकिस्तान की अपोजिशन की पार्टीज़ हों जिसमें PTI सर फहरिस्त है, उनके हवाले से प्रेडिक्ट करना ज़्यादा दुश्वार इसलिए भी होगा क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से बहुत सी तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ रूनुमा हो रही हैं। लेकिन दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इवेंचुअली बातचीत करने का माहौल जो है वो साजगार करना बड़ा ज़रूरी होगा दोनों तरफ से। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जहाँ हमने सियासी खेल की बात की है, वहीं सियासत से निकल कर एक्चुअली पाकिस्तान में खेल और खुसूसन क्रिकेट की सूरत हाल कहाँ खड़ी रही 2025 में, और हम कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं 2026 के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इसके बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर 2025 की हम बात कर रहे हैं तो सियासत और इकॉनमी से हटकर एक और अहम नुक्ता या एक और अहम सेक्टर था, वो था स्पोर्ट्स का। पाकिस्तानियों को जितना स्पोर्ट्स से लगाव है और स्पोर्ट्स में भी इटसेल्फ जितना क्रिकेट से लगाव है, उतना ही मायूसियों और खुशियों से भरा ये साल 2025 साबित हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब के PCB चेयरमैन बनने के बाद बहुत से अहम फैसले हुए, कई टीमों को पाकिस्तान लाने की कोशिश की गई, बड़ी तनकीद उनकी पॉलिसीज़ पे हुई, उन्होंने बड़े एमरजेंसी टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए कई स्टेडियम्स की रेनोवेशंस करवाई, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है, फिर ये कि सिर्फ PCB ही नहीं, पाकिस्तान में हॉकी कहाँ खड़ी है जो कि हमारा कौमी खेल है, हम एथलीट्स को कितना फ्लोरिश कर रहे हैं, बॉक्सिंग को, इस किस्म के जो दीगर सेक्टर्स हैं, दीगर जो स्पोर्ट्स के शोबे हैं उनके ऊपर कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा बाकी तमाम शोबों की ये शिकायत रही है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो क्रिकेट पर ही होता है। लेकिन ये जो टैलेंट है इसको आगे इवॉल्व करना, इसको इक्विप करना, इसको एडवांस, इसको ट्रेन करना, ये भी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और हमारा जो वजारत खेल है सो कॉल्ड, वो इसमें कितनी फ़ाल है, इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये 2025 में आप तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट आपने सारे इवेंट्स कवर किए, लेकिन मैं क्रिकेट से इसलिए शुरू करूंगी कि लोगों की नब्ज़ पे हाथ रखें तो क्रिकेट ही महसूस होता है। आपके ख्याल में हर इम्पॉर्टेंट तरीन इवेंट में पाकिस्तान ने डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन हम कहाँ पर खड़े नज़र आए? हम उस तरह आउटस्टैंडिंगली किसी बड़े इवेंट को जीत नहीं सके। सबसे पहले तो सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खुशी होती है कि आपने और हमने तकरीबन एक साथ ही एक ही चैनल से अपने सफर का आगाज किया था, और माशाल्लाह आज आप पॉलिटिकल शो करती हैं। अब जहां तक क्रिकेट की बात रही तो क्रिकेट में मेरे ख्याल में पहले 3 महीने अगर हम 2025 के देखें तो थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट जो थी वो मुश्किलात के भंवर में फंसी रही। हम न्यूजीलैंड से T20 सीरीज 4-1 हार गए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के चैलेंजेस थे। मेरे ख्याल में मार्च का महीना, मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने एक सैफ अरीकी वनडे टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच तो जीत लिया, लेकिन न्यूजीलैंड से हम ग्रुप मैच में भी हार गए और फाइनल में भी हार गए। फिर चैंपियंस ट्रॉफी इस लिहाज से पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की हमारे बारे में बहुत सारे खदशात थे कि पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये चैलेंज भी कबूल किया और पाकिस्तान में भारत नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की मेजबानी की। लेकिन पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा डिलीवर नहीं कर सकी। लेकिन मेरा ख्याल ओवरऑल अगर हम पूरे साल का अहाता करें तो इब्तदाई 3 महीनों के बाद पाकिस्तान T20 में तो बड़ा जबरदस्त रहा। हमने 34 में से 21 इंटरनेशनल मैच जीते, और वनडे में हमने 10 में से 7 मैच जीते, 17 में से 7 मैच जीते, 10 मैच हमने हारे। मेरे ख्याल में अब जब हम आखिरी 9 महीने देखते हैं 2025 के, PCB ने जो फैसले किए, जिस तरह माइक हैसन को हम व्हाइट बॉल का हेड कोच लेकर आए, मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने अब जो गलतियां उनके इब्तदाई दौर में हुई उनको थी कवर करने की। लेकिन माजिद भाई, एक तो काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया जिसपे मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी खुश हुआ होगा कि जब भारत मैच जीता था तो ट्रॉफी नहीं ली थी उन्होंने, याद होगा आपको, तो उन्होंने कहा था ट्रॉफी आके ले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर सबको खुशी हुई होगी कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था भारत को वैसा ही तमाचा मुंह पे पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और वाकई
ये हकीकत है कि पाकिस्तान वसाइल फराहम कर दिए जाएँ तो ये जो स्पोर्ट्स का शोबा है ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही नहीं बल्कि आपको बहुत से शोबों में न सिर्फ ये कि आपको कामयाबियाँ दे सकता है बल्कि पाकिस्तान का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि आपकी इंटेंशन के सत्ता के हवाले से संजीदा हूँ कि आपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है। इसी के साथ ही यकीनन साल 2025 के हवाले से देखा जाए तो ये साल का आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन बहुत कुछ इस साल से हमने सीखा है और सीखने के बाद शायद पाकिस्तान के तमाम लोग भी इस नतीजे पर पहुँचे हों कि हर इस पूरे साल में चाहे वो सियासत हो, चाहे मईशत हो, चाहे हालात हों, आप बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन कभी मायूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली 2024 के इलेक्शन के बाद आई थी और उसमें बहुत से लोगों को यकीनन मायूसी हुई होगी, कुछ लोगों को खुशी हुई होगी, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान 2024 के मुकाबले में 2025 में बहुत बेहतर पोजीशन पर खड़ा है और ये खुद पाकिस्तान के लोग नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे या हुकूमत नहीं कह रही है बल्कि पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया कह रही है। कम से कम इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि जो क़यादत इस वक्त पाकिस्तान को रूल कर रही है उसने पाकिस्तान को बेहतर मुकाम पर लाया है। इसलिए बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तनकीद ही करें, तनकीद होनी चाहिए लेकिन बराए इस्लाह होनी चाहिए, तो तनकीद के बजाय हम ये सोचें कि मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए और हम इस मुस्तकबिल में मुल्क के कितना हिस्सा डाल रहे हैं। सवाल पहले अपने आप से करें और उसके बाद आप लोगों से सवाल करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।